एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यू का क्लास नंबर 6 कर रहे हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमें करने हैं जो आज तक प्रीवियस ईयरली में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सब समझते हैं, पर उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोग अगर हमारी ईयर बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में वो अवेलेबल होगी। ये ईयर बुक ऐसी है जिसके अंदर जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की सारी न्यूज जो है आपको एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगी। चाहे वो इंडेक्स रैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंस की न्यूज हो, चाहे इकोनॉमिक्स की न्यूज हो, चाहे वो इकोलॉजी की न्यूज हो, किसी भी चीज की न्यूज हो, पूरे साल के अंदर जो भी घटनाएं या दुर्घटनाएं घटी है वो सारी चीजें उस बुक के अंदर कंपाइल्ड वे में आपको मिल जाएंगी। और वो बुक आप सॉफ्ट कॉपी भी खरीद सकते हैं और हार्ड कॉपी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए बुक की तो आपको perchamclasses.in पे ऑर्डर प्लेस करना होगा। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करें perchamstore.in पे। 28 फरवरी से ही हमारी सेकंड स्लॉट की जो शिपिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग अब भी अगर ऑर्डर करते हैं तो आपके घर तक बहुत जल्द वो स्लॉट जो है वो पहुंच जाएगा, वो बुक आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। आपको प्रिंट आउट्स अलग से निकलवाने की नीड भी नहीं पड़ेगी। कुछ बैचेस के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया एसएससी का जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। पूरा का पूरा बैच आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, यानी जैसे ही आपने परचेज किया सारा सिलेबस आपके हाथ में होगा। पूरी टीम मिलके हमने तैयार किया है ये कोर्स। हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपको वो सब्जेक्ट करवा रहे हैं। एसएससी इकोनॉमी का एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर इकोनॉमी 0 से हाई लेवल तक की मैं करवा रही हूँ। दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% की छूट चाहिए देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Which among the following is a suitable term for the state of economy? एक ऐसे शब्द, एक ऐसा टर्म आपको पहचानना है जो इकोनॉमी के लिए सूटेबल होगा, यानी कि कैसे इकोनॉमी के लिए ये शब्द पूछ रहा है हमसे। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर स्लो डाउन है, मतलब जिसके अंदर मंदी आई हुई है, जिसके अंदर स्लो डाउन यानी जिसके अंदर मंदी आई हुई है, लेकिन प्राइस जो है यानी प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी महंगाई जो है वो तो बढ़ती जा रही है लेकिन देश के अंदर मंदी भी चल रही है। तो वो कौन सी अवस्था, वो कौन सी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि जब प्राइस भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी हो रहा है और मंदी भी है देश में, तो हमने वो पढ़ा था कि वो स्टैगफ्लेशन है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में स्टैगफ्लेशन करवाया था। स्टैगफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन में तो क्या होता है, प्राइसेस गिर जाते हैं। इन्फ्लेशन में प्राइस तो राइज होते हैं लेकिन मंदी नहीं होती। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर तीन काम एक साथ होंगे। एक तो स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी में मंदी होगी, ठीक है। साथ में इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी होगी, देश के अंदर बेरोजगारी भी होगी, और साथ में ही देश के अंदर इन्फ्लेशन भी होगा। जब ये तीनों ही केसेस जो हैं एक बार में हो जाएं, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो स्टैगफ्लेशन में फंसी हुई है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which among the following is the branch of economics that deals with performance, structure and behavior of economy of the entire community? आपको अगर इकोनॉमी नहीं भी आती है तो अंग्रेजी को ही समझ के आप इसका आंसर लगा सकते हैं। वो क्या कह रहा है कि पूरी कम्युनिटी, पूरे संप्रदाय के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए अगर आप किसी का स्ट्रक्चर, किसी की परफॉर्मेंस, किसी का बिहेवियर अगर आप जज कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं। लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमी उसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पूरे भारत के कंज्यूमर्स की बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे? वो मैक्रो लेवल पे बात हो रही है और उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? भारत के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है? मैंने आपको बताया था कि दो डिपार्टमेंट थे, NSSO और CSO। दो डिपार्टमेंट थे। NSSO का काम क्या था? NSSO का काम था पॉवर्टी कैलकुलेट करना, और क्या काम था? अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करना।
और क्या काम था? सेंसस करवाना, पॉपुलेशन सेंसस करवाना। ये 3 काम जो है वो एनएसएसओ के थे। सीएसओ का काम क्या था? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। लेकिन क्या था, ये दोनों ही एक ही तरीके का काम कर रहे हैं भाई। नेशनल इनकम के साथ बेरोजगारी का भी तो पता लग रहा है। तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने ये कह दिया कि आप लोगों को अलग अलग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही डिपार्टमेंट को मर्ज कर रहे हैं। हमने क्या किया, इन दोनों ही डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया और एनएसओ नाम का डिपार्टमेंट बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नाम का डिपार्टमेंट बना दिया। एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया जो बेरोजगारी भी यही बताएगा, जो नेशनल इनकम भी यही बताएगा, जो गरीबी, सेंसस, सारे काम अब एनएसओ करेगा। यहाँ पे आपको कहीं पे भी एनएसओ नहीं दिख रहा है, पर हमको सीएसओ दिख रहा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो हमने आंसर क्या लगा दिया कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम सीएसओ का था, आज के दिन एनएसओ का है, बट ऑप्शन में नहीं है तो हमने सीएसओ को टिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which among the following imposes a greater burden on the poor than the rich? पुअर पे कौन ज्यादा बर्डन डालता है एज कंपेयर टू रिच? ठीक है, किसको ज्यादा टैक्स लगेगा? पुअर मतलब वो कौन सा टैक्स होगा जिसमें गरीब ज्यादा परेशान होगा? मैंने जब टैक्स करवाया था तो आपको एक बात बताई थी, आप लोग इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने एक बात बताई थी कि देखो भाई, अगर अंबानी है, ठीक है, और अगर जो है एक रिक्शा चालक है, एक रिक्शा पुलर है, दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं? दोनों ही लोग, मान लीजिए दोनों ही लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया है, दोनों ही लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया है और दोनों ही लोगों ने 100 रुपए जीएसटी उसके ऊपर पे किया है। ठीक है, 100 रुपीज जीएसटी जो है वो पे किया है। अब इस 100 रुपए की कीमत अंबानी को तो कुछ भी नहीं लगेगी, इसके लिए तो कोई ज्यादा बर्डन नहीं हुआ। लेकिन एक रिक्शा चालक के लिए ये 100 रुपए बहुत मायने रखते हैं, यानी गरीब के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ा। और इस तरीके के टैक्स को हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स होता है। कैसा होता है? रिग्रेसिव, यानी प्रतिगामी कर होता है ये, रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्या होता है? जैसे जैसे आप अमीर होते जाएंगे आपसे टैक्स लिया जाएगा, और जैसे जैसे आप गरीब होते जा रहे हैं आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो रिग्रेसिव टैक्स होता है, आंसर क्या आ जाएगा? बी, गरीबों पे बर्डन जो है वो रिग्रेसिव टैक्स डालता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग फ्रेजेस जनरली डिनोट्स नेशनल इनकम? इनमें से किसको हम नेशनल इनकम कहते हैं? हमने समझा था नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो देख लीजिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहाँ है? ये आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, इसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय आय में इनमें से क्या कैलकुलेट नहीं होगा? किसको ऐड नहीं करेंगे? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको तो हम करेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को तो करेंगे, सिंपल सी बात है, इसी के लिए तो नेशनल इनकम जीडीपी निकाला जा रहा है। सोल्ड वैल्यू ऑफ ओल्ड फ्रिज, मतलब जितने भी सेकंड हैंड गुड्स हैं उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? डबल काउंटिंग से बचने के लिए। हम ऑलरेडी उसको एक बार काउंट कर चुके हैं जब उसका प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, तो अब उसको फिर से काउंट नहीं करना, एक तो इसको काउंट नहीं करते। सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ, आपकी मम्मी, आपकी बीवी, आपकी बहन आपके घर में जो काम कर रही हैं, आपके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, जितने भी काम आप लोगों के लिए कर रही हैं, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? बी एंड सी बोथ, आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लिए हैं। ठीक है, which of the following curve represents the demand of all consumer in the market taken together at different levels of the price of the good? ये क्या कह रहा है कि कौन सा कर्व, कि उस कर्व को क्या कहेंगे या उस बात को क्या कहेंगे जहां पे आप कंज्यूमर की, मतलब पूरी मार्केट की डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, किसी एक कंज्यूमर की बात नहीं हो रही, आपने सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर दिया है, पूरी मार्केट को एक साथ आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। देखो, दो तरीके की डिमांड होती है, एक को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? किसी एक इंसान की डिमांड। ठीक है, मैंने कोई चीज डिमांड कर दी, मैंने कहा मुझे आईफोन चाहिए, मेरी डिमांड है। अब मैंने भी कहा, मेरे दोस्तों ने भी कहा, हम सबकी डिमांड को अगर आप ऐड कर दो, पूरे भारत की डिमांड को अगर आप ऐड कर दो आईफोन की, तो हम क्या कहेंगे? वो मार्केट डिमांड बन गई, कि आईफोन की मार्केट डिमांड इतनी है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड, इसका आंसर आ जाएगा कि हम टुगेदर सबकी डिमांड्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व। अब मैंने आपको लॉरेंस कर्व बहुत डिटेल में समझाया था जब मैं आपको पॉवर्टी बता रही थी, ठीक है। कुछ इस तरीके का मैंने ड्रॉ किया था और ये कहा था कि जो भी देश इस लाइन पे लाई करेंगे उन देशों में इक्वालिटी होगी, यानी कि नेशनल इनकम के अंदर इक्वालिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब, ऐसा नहीं होगा। और जो इस लाइन से जितना दूर जाता जाएगा उन देशों के अंदर उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, असमानता होगी। उन देशों में कोई व्यक्ति तो बहुत अमीर पाएगा, कोई व्यक्ति बहुत गरीब पाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लॉरेंस कर्व क्या बताता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जीडीपी पे महंगाई का प्रभाव, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, इनका जो रेशो है, यानी नॉमिनल टू रियल जीडीपी, इनका रेशो। जीएनपी है ये, तो ये गलत हो गया, सीपीआई भी नहीं है, जीएनपी भी नहीं है, जीडीपी देखते हैं, नॉमिनल टू रियल जीडीपी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, रेशो ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम लॉ क्या बताता है। इकोनॉमी में ग्रेशम एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा था, बैड मनी derives out good money from market, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम मार्केट। अब ये बैड मनी एंड गुड मनी क्या होता है, देखो बैड मनी किसको कह रहे हैं, ऐसी करेंसी जैसे गोल्ड कॉइन होता है, गोल्ड कॉइन उसको बैड मनी कह रहे हैं। कि जैसे भाई, जैसे जिसका फेस वैल्यू तो बहुत कम है और उसके अंदर वैल्यू बहुत छुपी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फुल बॉडीड कॉइन। मैंने आपको समझाया था, लेक्चर में भी समझाया और यूट्यूब पे भी समझाया। गोल्ड कॉइन को बैड मनी कहेंगे, क्यों कहेंगे, बिकॉज बेशक उसके ऊपर 10 रुपए लिखा है लेकिन हमको पता है उसके अंदर 10 रुपए से ज्यादा की कीमत छिपी हुई है। गुड मनी किसको कहते हैं, जो स्टील की करेंसी होती है, जिस करेंसी को हम यूज कर रहे हैं, कि ऊपर तो लिखा हुआ है उसके ऊपर 20 रुपए का कॉइन है लेकिन उसके अंदर 20 रुपए से भी कम की वैल्यू है। अब तुम खुद सोचो कि आपके सामने गोल्ड कॉइन है 20 रुपए का, 20 रुपया छपा हुआ है उसके ऊपर, और एक स्टील का मनी है जिसके ऊपर 20 रुपए छपा हुआ है। आप मार्केट में जा रहे हैं, रास्ते में दोनों मिल गए, आप पहले कौन सा उठाओगे, आप गोल्ड कॉइन को उठाओगे। क्यों, क्योंकि वो बैड मनी है और बैड मनी जो है वो गुड मनी को ड्राइव आउट कर रही है कि तुम जाओ हमारी वैल्यू ज्यादा है। तो करेंसी सर्कुलेशन की बातें बताई थी ग्रेशम ने, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, आंसर आ गया बी, ग्रेशम लॉ ने सर्कुलेशन ऑफ करेंसी बताया था। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की डिमांड को क्या कहते हैं। किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने जो डिमांड किया है किसी चीज का, उसको हम डिमांड कह रहे हैं। यानी किसी कमोडिटी की क्वांटिटी जो आपने डिमांड की है किसी पर्टिकुलर टाइम और किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको हम डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ने क्या कहा था, जैसे जैसे प्राइस राइज होंगे वैसे वैसे डिमांड जो है, क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। ये इनकम और प्राइस के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं, प्राइस और डिमांड के बीच में है। ये इनकम ऑफ कस्टमर शुड नॉट चेंज, क्या ये कह रहा है कि इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या लॉ ऑफ डिमांड में हमने कोई ऐसा प्री अजम्पशन लिया था कि इनकम स्थिर रहेगी, इनकम चेंज नहीं होगी, देखेंगे। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी शुड नॉट चेंज, ऐसा तो नहीं, हम तो कह रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी, नहीं, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है। तो आंसर क्या बचा, बी। यहाँ पे हम यही अज्यूम करते हैं कि ये लॉ तो फॉलो हो जाएगा, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन आपकी इनकम अगर कांस्टेंट रहेगी तो ही ये फॉलो होगा, वरना ये लॉ फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी इनकम मैंने बढ़ा दी तो प्राइस बढ़ने पर भी आप उसकी डिमांड कर दोगे, आप फिर थोड़ा ना डिमांड को कम करोगे, समझ रहे हो बात को। भाई मान लीजिए कोई एसी पहले 30,000 का था, आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 थी, आपकी इनकम जो है वो 50,000 रुपए थी, आप इसकी डिमांड कर देते थे। अब मान लीजिए एसी की कीमत जो है वो 1,00,000 रुपए हो गई और आपकी सैलरी 1,50,000 रुपए हो गई, तब भी तो आप उसकी डिमांड कर दोगे ना, यानी लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया। कीमत बढ़ने पर भी आपने उसकी डिमांड कर दी, कब, जब आपकी इनकम बढ़ रही है। तो अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल करना है तो आपको आपकी इनकम कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ये प्री अजम्पशन में मैंने बताया था, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डिमांड कर्व? क्या चीज डिमांड कर्व से रिलेटेड है? रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल गलत। इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन है, नहीं। आंसर हमने क्या देखा कि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी और डिमांडेड के बीच में रिलेशन है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड जो है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्राइस इलास्टिसिटी। लो प्राइस इलास्टिसिटी क्या शो करता है? अगर किसी भी वस्तु में लोच कम है, इलास्टिसिटी कम है, तो उससे क्या पता लगता है? इलास्टिसिटी कम है इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने उसकी प्राइस में चेंज कर भी दिया तो भी आपकी डिमांड चेंज नहीं हो रही। भाई मान लीजिए आपने आपने कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है तो भी खरीदी, कोई चीज 50 रुपए की मिल रही है तो भी खरीदी, कोई चीज 500 रुपए की मिल रही है वही चीज तो भी आप उसको खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज पाएगी, जैसे सॉल्ट, नमक। कितना भी महंगा हो जाए हम इसको खरीदेंगे, कितना भी महंगा हो जाए हम इसको परचेज करेंगे, बिकॉज ये हमारा नेसेसिटी है, ये हमारी नेसेसिटी गुड है। यानी नेसेसिटी ऑफ गुड की वजह से जो लोच है, जो इलास्टिसिटी है, वो कम हो जाती है। यानी प्राइस चेंज होने पर भी आप डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो जरूरत है आपकी, नेसेसिटी ऑफ गुड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन एक सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो एक दूसरे को रिप्लेस कर दे, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। तो मिल्क कॉफी, पेन पेपर, इंक पेन, टी कॉफी। तो सिंपल सी बात है, टी और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, दोनों में कैफीन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू यूटिलिटी? यूटिलिटी किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि बहुत भूख में, बहुत तेज भूख लगी है और आपको कोई एक रोटी परोस रहा है, आपकी जो आत्मा तृप्त होएगी उसको यूटिलिटी कहा। जो सेटिस्फैक्शन मिला, जो आपकी डिजायर थी, उसकी नीड पूरी हो रही है, उसको हम यूटिलिटी कह रहे हैं। यानी सेटिस्फैक्शन और वांट्स को हम यूटिलिटी कहते हैं। डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व के बारे में क्या सही है? ये प्राइस और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के बीच में रिलेशन है। क्या बताया था मैंने? सप्लाई में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि हम सप्लाई एक प्रोड्यूसर की नजरों से देखते हैं, एक शॉपकीपर की नजरों से देखते हैं। तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। ये नेगेटिव स्लोप कर्व बनाता है, बिल्कुल गलत। ये तो ऐसा स्लोप बनाता है, प्राइस है, यहाँ सप्लाई है। ये प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, आंसर क्या आएगा? सी। प्राइस कितना कम ज्यादा हो रहा है और आपने कितना सप्लाई दिया है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम सप्लाई कर्व से बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट रिस्ट्रिक्ट्स द स्पेंडिंग ऑफ अ पर्सन इन मार्केट? मार्केट में क्या चीज इंसान को कुछ खरीदने से रोकती है? अगर आपकी परचेजिंग पावर कम है तो आप खरीद नहीं पाएंगे। यानी परचेजिंग पावर ऐसी है, खरीदारी की क्षमता जो है वो आपको कुछ भी खरीदने से मार्केट में रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व के बारे में ये हमने आई थिंक कर लिया है। हाँ जी, ये हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। फ्री गुड किसको कहते हैं? फ्री गुड किसको कहते हैं? फ्री गुड होता है जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वैल्यू फॉरगोन, वैल्यू फॉरगोन। अब तुम एक बात को समझो, तुम एक बात को समझना। मुझे ना एक नौकरी मिल रही थी 1 लाख की और एक नौकरी मिल रही थी 1.5 लाख की, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने देखा ये ना ऑफिस मेरे घर के पास पड़ता है, मैंने ये 1 लाख रुपए की नौकरी अपॉइंट कर ली, ज्वाइन कर ली और इसको छोड़ दिया। तो जो मैंने खोया है, मैंने जो 50,000 रुपए मंथली खोए हैं, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब कोई कॉस्ट अगर फ्री है, कोई गुड अगर फ्री है, उसकी कोई कीमत नहीं है, आपने कुछ नहीं खोया, आपने कोई भी रुपया नहीं खोया, क्योंकि उसकी वैल्यू ही जीरो थी। यानी उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही जीरो है, आपने कुछ भी नहीं खोया। तो आंसर क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसका जीरो है उसको फ्री गुड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए क्या एक जरूरी कंडीशन नहीं है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट कंपटीशन तभी होगा जब मैंने कहा था क्लास में सभी बच्चे इंटेलिजेंट है तो ही कंपटीशन है, यानी एक जैसी सिमिलैरिटी है। होमोजीनियस प्रोडक्ट ये तो है। मैनी सेलर एंड बायर ये भी है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट ये भी होता है, कोई आओ काम करो, कोई चला जाओ।
नन ऑफ द अबव इसका आंसर है, क्योंकि ये सभी की सभी इसेंशियल कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन के लिए। आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? व्हेन डज मोनोपोली बाय बिजनेस इन द मार्केट एग्जिस्ट? मोनोपोली यानी एकाधिकार कब एग्जिस्ट करेगा? मोनोपोली किसको कहते हैं? एक ही सिंगल सेलर कब एग्जिस्ट करेगा? मैनी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे सेलर तो होंगे ही नहीं, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। होमोजेनियस प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन मार्केट, बिल्कुल गलत। एक जैसा प्रोडक्ट सारे ही रख रहे हैं तो मोनोपोली काहे की, ये भी गलत। कोई यूनिक प्रोडक्ट है और वो किसी एक ही सेलर के पास है, उसको मोनोपोली कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही। ठीक है। फर्म्स आर द प्राइस स्टिकर, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, फर्म्स तो प्राइस मेकर होती हैं, जो बेचने वाले हैं वो तो प्राइस बनाएंगे, क्योंकि वो इकलौता इंसान है जो उसको बना रहा है, जो उसको बेच रहा है, वो कितनी भी कीमत ले सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? यूनिक प्रोडक्ट विद ओनली वन सेलर। आंसर क्या आ गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following receives subsidies from the government? गवर्नमेंट से सब्सिडीज किस किस को मिलती है? छूट किस किस को? सेलर को भी मिलती है, मैन्युफैक्चरर को, बायर को, किसी को भी मिल सकती है। तो आंसर क्या आ गया इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी? इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में क्या सही है? आप देखो, एफिशिएंसी क्या होता है? कोई एक लेबर कितना ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है कम समय में, कम रिसोर्सेज में। ज्यादा रिसोर्सेज में तो कोई भी आपको कुछ भी करवा देगा, लेकिन कम रिसोर्सेज में ज्यादा चीज देनी, उसको एफिशिएंसी कहते हैं। कम सिलेबस में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, अगर आपका कम करवाया हुआ पेपर में ज्यादा आ रहा है, आप क्या कहोगे? कि ये टीचर बहुत एफिशिएंटली काम करता है, बहुत टू द पॉइंट क्रिस्प बात बताता है और वो पेपर में आता है। तो ऐसे ही एफिशिएंसी के बारे में आप क्या देखोगे कि मैक्सिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया? यूज ऑफ रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर दिया ताकि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके। आपके पास रिसोर्सेज कम है लेकिन आपने उसका यूसेज बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमाइज कर सको प्रोडक्शन को। इसी को ही एफिशिएंसी कहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, डी से भी मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर मैं कहूं तो इसका आंसर जो है डी आएगा, डी फॉर डॉगी। आप क्या कर रहे हो? यूसेज, रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज यूज कर रहे हो, मैक्सिमम यूसेज कर रहे हो उसका। बहुत ज्यादा आपने रिसोर्सेज यूज कर लिए ताकि आपका प्रोडक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस आप कर सको। मैक्सिमम यूसेज कर लिया आपने लिमिटेड रिसोर्सेज का, तो इसका आंसर जो है डी आएगा। व्हाट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट ऑफ लेबर? आप उसको क्या कहोगे कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, मतलब कि एक लेबर कितना आउटपुट निकाल रहा है। एक लेबर मान लीजिए 10 पेज प्रिंट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये लेबर की प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, ये लेबर की प्रोडक्टिविटी है कि कितनी उत्पाद वो निकाल रहे हैं, ये उसका उत्पादकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खत्म हो गए। हमने आज ये 25 क्वेश्चन किए हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली थी, बट ये ध्यान में नहीं रहा कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एक बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं जिसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से मैं अभी पूछ रही हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आपको ये बताना है, क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो बजट होता है, जो बजट है ये किस तरीके का बिल है? बजट किस टाइप का बिल है? टाइप ऑफ बिल बताना आपको बजट का। ए ऑप्शन, ये एक मनी बिल है, ये एक मनी बिल है। बी ऑप्शन, ये एक ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है, किस तरीके का विधेयक है ये? सी ऑप्शन, ये एक फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल है। डी ऑप्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बजट जो है वो किस तरीके का बिल है। मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंस बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। बजट जो पेश होता है वो किस तरीके का बिल है। मैं इंतजार करूंगी आप लोगों के आंसर का कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद करती हूँ आपको एमसीक्यू से थोड़ी मदद मिल रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।